What we know is a drop, what we don't know is an ocean. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माई चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए डार्क सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, जिसमें हम एपिसोड 7 और 8 की कहानी के साथ साथ इसकी एंडिंग और कंफ्यूजिंग थियरी और फैमिली ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। वही वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कई छोटे छोटे सीन और माइनर डिटेल्स दिखाए गए हैं जो कि पिछले 2 सीजन में दिखाए गए स्टोरी लाइन से कनेक्ट करते हैं। इसीलिए इस वीडियो में टाइमलाइन कई बार चेंज होगी और इसकी इंडिकेशन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन को। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, एडम को पता चल जाता है कि आखिर ओरिजिन क्या है। ओरिजिन मार्था के पेट में पल रहा बच्चा होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अननोन था। वहीं एडम दोनों पावर प्लांट की एनर्जी का इस्तेमाल करके मार्था को मारने की कोशिश करता है ताकि वो इस लूप को एंड कर सके। तो एपिसोड 7 की कहानी एडम्स वर्ल्ड के 2023 में शुरू होती है, जहाँ पे हम यंग नोवा और एलिजाबेथ को केव के रास्ते को क्लियर करते हुए देखते हैं, जो कि एपोक्लिप्स में बर्बाद हो गई थी। यहाँ पे एलिजाबेथ नोवा से पैराडाइज वर्ल्ड के बारे में पूछती है, जहाँ पे कोई भी दर्द या परेशानी ना हो और अपनी जिंदगी ये आराम से बिता सके। जिसके बाद सीन कट होकर के कहानी 2023 में आती है, जहाँ पे हम क्लॉडिया और जॉनस को देखते हैं, जो कि गॉड पार्टिकल को अब भी स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो अभी तक इसमें कामयाब नहीं हुए थे। वहीं दूसरी तरफ इतने अटेम्प्ट करने के बाद भी वो लोग कामयाब नहीं हुए थे, इसीलिए जोनस अब परेशान होने लगता है और वहां से निकल करके अपने घर आ जाता है। और अब जोनस इन सभी चीजों से परेशान होकर के खुद को फांसी लगा के मारने की कोशिश करता है, पर एंड वक्त पे यंग नोवा आकर के उसे बचा लेता है। यहाँ पे यंग नोवा का कहना होता है कि वो मर नहीं सकता है, क्योंकि एडम ने उससे पैराडाइज का वादा किया है। यहाँ पे जोनस नोवा को वहां से जाने के लिए बोलता है, पर यहाँ पे यंग नोवा उसे समझाता है। यहाँ पे नोवा जोनस को एक लोडेड गन देता है और जब जोनस उसे अपने ऊपर फायर करता है, तब वो गन अनजान कारण से चलती ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब यंग नोवा उसे इस्तेमाल करता है, तब वो आसानी से काम करती है। अब यहाँ पे यंग नोवा जोनस को बताता है कि जोनस मर नहीं सकता है, क्योंकि उसका ओल्डर सेल्फ यानी एडम एग्जिस्ट करता है और इसी कारण से समय इसकी इजाजत नहीं देता है। यहाँ पे यंग नोवा का कहना होता है कि उसने केव के रास्ते को क्लियर कर लिया है और वो बहुत ही जल्द एडम के पैराडाइज में जोनस को लेके जाने वाला है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के कहानी एडम्स वर्ल्ड के 1890 में आती है, जहाँ पे हम स्ट्रेंजर जोनस को गॉड पार्टिकल को स्टेबलाइज करते हुए देखते हैं। तभी काम करते दौरान स्ट्रेंजर जोनस का एक हाथ बिजली के झटके से जल जाता है और अब ये देखने के बाद हम समझ पा रहे होंगे कि आखिर स्ट्रेंजर जोनस एडम की तरह क्यों दिखने लगा था। जिसके तुरंत बाद अब स्ट्रेंजर जोनस बार्थोस से मिलता है और यहाँ पे बार्थोस स्ट्रेंजर जोनस की इन फालतू की कोशिश की वजह से अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद बार्थोस जंगल में जा रहा होता है, पर तभी उसे किसी और के होने की आहट सुनाई देती है और तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पे सेल्जा आती है। अब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखी है तो आपको पता होगा कि एडम ने सेल्जा को किसी खास काम के लिए टाइम ट्रेवल करवाया था। यहाँ पे सेल्जा टाइम ट्रेवल करके 1890 में आती है, जहाँ पे वो बार्थोस से मिलती है और यहाँ पर हम साफ समझ पाते हैं कि सेल्जा बार्थोस को अपने प्यार में फंसा रही है और इसी काम के लिए एडम ने सेल्जा को यहाँ पे भेजा था। जिसके बाद अब सीन कट होकर के कहानी 1904 में आती है, जहाँ पे सेल्जा एक लड़के को जन्म देती है और इस बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि बार्थोस था। यहाँ पे सेल्जा इस लड़के का नाम हैनो टोबर रखती है और ये सीन देखने के बाद हम साफ समझ पाते हैं कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि नोवा है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के कहानी 1910 में आती है, जहाँ पे सेल्जा एक लड़की को जन्म देती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एग्नेस थी। दोस्तों, एग्नेस की डिलीवरी के वक्त सेल्जा की मौत हो जाती है, पर एग्नेस इसमें बच जाती है। और अब सीन कट होकर के कहानी 1911 में आती है, जहां पर हम हैना को देखते हैं, जो कि एक छोटी बच्ची के साथ एडम से मिलने के लिए वहां पे आई हुई थी। वहां पहुंचने के बाद हैना की मुलाकात बार्थोस से होती है और अब बार्थोस हैना और सेल्जा को आसानी से पहचान जाता है। जिसके बाद अब हैना जोनस के बारे में पूछती है और अब अंदर आने के बाद उसकी मुलाकात जोनस से होती है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जोनस टाइम ट्रेवल वाली एक्सपेरिमेंट के कारण
काफी हद तक एडम की तरह दिखने लगा था और अब हैना को ये सब कुछ देख करके अपनी गलती का एहसास होता है। तभी यहाँ पे जोनस हैना से सवाल करता है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि वो इस टाइम में है। यहाँ पे हैना बताती है कि ईवा उसके घर पे आकर के उसने जोनस के बारे में सब कुछ बताया और अब हैना सेल्जा से मिलवाते हुए जोनस को बताती है कि ये तुम्हारी बहन है। और अब हैना का कहना होता है कि वो अपनी गलतियों को रिग्रेट कर रही है और अब वो यहीं पे रहना चाहती है। और इतना सुनने के बाद जोनस उसके लिए एक रूम अरेंज करवाता है। और अब उसी रात जब हैना अपने कमरे में सो रही होती है तभी वहाँ पर जोनस आ जाता है और सेल्जा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, पर तभी हैना की नींद खुल जाती है। यहाँ पे हैना जोनस से सवाल करती है कि वो उसके कमरे में क्या कर रहा है। और अब इतना सुनने के बाद जोनस हैना को बताता है कि वो और सेल्जा गलत टाइम और प्लेस पर हैं। यहाँ पे उन दोनों को सही वक्त पे और सही जगह पे होना है। और इतना बोलने के बाद जोनस अपनी ही माँ का गला घोट करके वहीं पे मार देता है, जिसके बाद वो सेल्जा को लेकर के वहां से चला जाता है ताकि वो उसे सही टाइमलाइन में प्लेस कर सके। तो ये सीन देखने के बाद आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि आखिर जोनस सेल्जा को कहां पे प्लेस करने वाला है, क्योंकि हमने यंग सेल्जा को 2053 में देखा था और वहीं से टाइम ट्रेवल करके वो 1890 में आकर के बार्तोस से मिलती है। और अब ये सीन देखने के बाद आप सभी लोगों को ये स्टोरी एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर सेल्जा की, तो वो आखिर जोनस की सिस्टर कैसे हुई। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखी है तो आपको पता होगा कि हैना के यहाँ पे आने से पहले ईगॉन के साथ वो रिलेशनशिप में थी, जहाँ पे वो ईगॉन से बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो उसे एबॉर्शन करवाने के लिए बोलता है, पर हैना एंड वक्त पे एबॉर्शन करवाने से मना कर देती है, यानी कि सेल्जा ईगॉन की बेटी है। जिसके बाद अब सीन कट होकर के कहानी 2040 में आती है, जहाँ पे हम एडम्स वर्ल्ड वाली क्लॉडिया को ईवाज वर्ल्ड वाली क्लॉडिया के साथ बातें करते हुए देखते हैं। यहाँ पे ईवाज वर्ल्ड वाली क्लॉडिया एडम्स वर्ल्ड वाली क्लॉडिया से बोलती है कि वो इसी तरीके से जोनस को गाइड करती रहे ताकि ये लूप इसी तरह से बार बार रिपीट होता रहे। लेकिन अब यहाँ पे एडम्स वर्ल्ड वाली क्लॉडिया ढेर सारी बातें पूछती है एडम और ईवा की दुनिया के बारे में, जहाँ पे ईवाज वर्ल्ड वाली क्लॉडिया उसे बताती है कि ईवा दोनों ही दुनिया के फैमिली ट्री को प्रिजर्व कर रही है ताकि वो सभी को बचा सके। यहाँ पे हम ये भी बात जान पाते हैं कि एडम्स वर्ल्ड वाली क्लॉडिया अपनी बेटी को दोनों ही दुनिया में बचाने की कोशिश करती है ताकि वो कैंसर से मारी ना जाए। यहाँ पे ईवाज वर्ल्ड वाली क्लॉडिया का कहना होता है कि अगर सब कुछ ईवा के मुताबिक हुआ तो ये लूप बार बार ही रिपीट होगा और यहाँ पे रेजिना बार बार कैंसर से मारी जाएगी। और अब ये बात सुनने के बाद एडम्स वर्ल्ड वाली क्लॉडिया बताती है कि उसे अब सब कुछ समझ में आ चुका है और वो इस लूप को एंड कर सकती है। जिसके बाद वो बताती है कि एडम और ईवा दोनों ही गलत हैं और इतना बोलने के बाद वो ईवाज वर्ल्ड वाली क्लॉडिया को वहीं पे शूट करके मार देती है। और अब अगले ही सीन में एडम्स वर्ल्ड वाली क्लॉडिया ईवा के पास पहुंचती है और वो खुद को ईवाज वर्ल्ड वाली क्लॉडिया बताती है। यहाँ पे ईवा को क्लॉडिया के ऊपर शक नहीं होता है। यहाँ पे अब ईवा क्लॉडिया को एक और काम सौंपती है, जहाँ पर वो टाइम मशीन वाली ब्लूप्रिंट दे करके ये बोलती है कि उसे ये ब्लूप्रिंट एडम्स वर्ल्ड वाली क्लॉडिया को देना है। पर हम यहाँ पे जानते हैं कि ये वाली क्लॉडिया एडम्स वर्ल्ड से है, जिसने खुद ईवाज वर्ल्ड वाली क्लॉडिया को मार दिया था। जिसके तुरंत बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के कहानी 2041 में आती है, जहाँ पे हम नोवा और एलिजाबेथ को एक साथ देखते हैं, जिनकी एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई थी और ये छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि शॉर्लेट थी। वहीं दूसरी तरफ हम क्लॉडिया और जोनस को देखते हैं, जो कि अब तक गॉड पार्टिकल को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे और इस बार वो कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जोनस अब थोड़ा बहुत स्ट्रेंजर जोनस की तरह दिखने लगा था, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये लोग 2023 से यहाँ पर इस गॉड पार्टिकल को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे और ये दोनों आज 2041 में इसे स्टेबलाइज करने में कामयाब रहे। वहीं दूसरी तरफ हम नोवा के घर के बाहर दो लोगों को छुप कर आते हुए देखते हैं, जो कि यहाँ पे नोवा का बच्चा चुराने आए थे। और थोड़ी ही देर बाद हम जान पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ओल्ड शॉर्लेट और एलिजाबेथ थे, जो कि 2054 से टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आए थे। अब अगर आपको याद होगा तो एडम ने एलिजाबेथ और शॉर्लेट को कोई काम पूरा करने के लिए टाइम ट्रेवल करवाया था और ये दोनों यहाँ पर आकर के नोवा का बच्चा चुराते हैं। अब यहाँ पे परेशानी वाली बात तो ये होती है कि यंग एलिजाबेथ अपने खुद के ही बच्चे को चुरा रही थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि शॉर्लेट थी और इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। और जब नोवा अपने कमरे में आता है तब उसे अपनी बच्ची नहीं मिलती है और ये देख करके एलिजाबेथ और नोवा बहुत ही घबरा जाते हैं। यहाँ पे नोवा को ऐसा लगता है कि शायद जोनस ने ये सब कुछ किया है, इसीलिए वो जोनस से मिल करके उसे जबरदस्ती पूछता है कि
उसकी बेटी कहाँ है। यहाँ पे जोनस का कहना होता है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया। जिसके बाद अब नोवा उसी डायरी को लेता है जो कि पीटर से एलिजाबेथ को मिला था। जिसके बाद अब नोवा ये तय करता है कि वो पास्ट में जाकर के अपनी बेटी को ढूंढेगा। अब दोस्तों इसके आगे की स्टोरी आपने सीजन 2 में देखी है, जहाँ पे नोवा एडम के कहने पर 1920 में ये डायरी एडम को देता है और एडम उसे डायरी के मिसिंग पेजेस को ढूंढने के लिए कहता है। पर डायरी के मिसिंग पेजेस मिलने के बाद उसे एडम के असली मकसद का पता चलता है। इसीलिए नोवा एडम को मारने की कोशिश करता है, पर वो इसमें कामयाब नहीं होता है और वो एग्नेस के हाथों मारा जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन थी। और इसी टाइमलाइन में यंग नोवा ने एक आदमी को मार डाला था और वो कोई और नहीं बल्कि बार्थोस था। अब एपिसोड के लास्ट सीन में हम 2052 में क्लॉडिया और स्ट्रेंजर जोनस को देखते हैं, जो कि गॉड पार्टिकल को स्टेबलाइज करते हैं। और अब क्लॉडिया स्ट्रेंजर जोनस को 2019 में भेजती है ताकि वो अपने यंगर वर्जन को अपने हर एक इवेंट को गाइड कर सके। और अब स्ट्रेंजर जोनस के जाने के बाद क्लॉडिया उस डायरी के आखिरी मिसिंग पेजेस को अपने पास रख लेती है। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये पूरा लूप यहीं से शुरू हुआ था, जिसके बाद हमें पूरी सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट सीन को दिखाया जाता है जो कि पूरी सीरीज के टाइमलाइन को कनेक्ट करते हैं, जो कि आप भी देख सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पे एंड हो जाती है। You and I are perfect for each other. Never believe anything else. अब एपिसोड 8 की शुरुआत में हम H.G. टेनाहॉस को देखते हैं, जो कि एक टीवी शो के दौरान एडविन शॉटिंगर की फेमस थियरी के बारे में बताते हैं, जिसे हम शॉटिंगर कैट थियरी बोलते हैं। और इस थियरी के अनुसार एक चेंबर के अंदर एक बिल्ली है और उसी चेंबर के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल है और एक मैकेनिज्म के जरिए एक हैमर लटकी हुई है। अब थियरी के अनुसार हैमर नीचे आएगा और रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज होगा, जिसकी वजह से बिल्ली मारी जाएगी। पर यहाँ पर क्वांटम वर्ल्ड के सुपर स्टेट के अनुसार हमें यह दिखाया जाता है कि हैमर कभी नीचे गिरेगा ही नहीं, जिसकी वजह से बिल्ली बच जाएगी। यानी कि यहाँ पे हैमर का रिलीज होना या ना होना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम खुद उसे ऑब्जर्व ना करें। यानी कि ऑब्जर्वेशन से पहले बिल्ली 2 सुपर स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है, जहाँ पे एक ही टाइम में बिल्ली मरी भी है और जिंदा भी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थियरी समझ में आई होगी, ताकि आप इस सीरीज की एंडिंग को आसानी से समझ सकें। और अब अगले ही सीन में हम दोनों रियलिटी वाली मार्था की कहानी को पहली बार देखते हैं, जिसमें एपोकलिप्स के दौरान एक मार्था जोनस को लेकर के अपने वर्ल्ड में चली जाती है, जहां पे ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, जिसके बाद वो मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडम मार्था को बंदी बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी रियलिटी वाली मार्था जैसे ही जोनस के कमरे में जाने की कोशिश करती है, तभी हम देखते हैं कि बार्थोस आकर के उसे रोक लेता है। और यहाँ पे इस वाली मार्था को बार्थोस बताता है कि उसे ओरिजिन के बारे में पता है और वो यहाँ पे ईवा के कहने पे आया है। जिसके बाद बार्थोस दूसरी रियलिटी वाली मार्था को अपने साथ लेकर के चला जाता है और इस वाली रियलिटी में जोनस बेसमेंट में छुप करके एपोकलिप्स को सरवाइव कर जाता है और यही जोनस आगे चल करके स्ट्रेंजर जोनस और एडम बनता है और बार्थोस के साथ जाने वाली मार्था आगे चल करके ईवा बनेगी। जिसके बाद अब अगले ही सीन में कहानी ईवाज वर्ल्ड के 2052 में आती है, जहाँ पे बार्थोस मार्था को लेकर के ईवा के पास पहुँचता है। यहाँ पे ईवा मार्था को ओरिजिन के बारे में बताती है, जहाँ पे उसका कहना होता है कि तुम्हारी एक और वर्जन दूसरे वर्ल्ड के जोनस के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हुई, जिसकी वजह से उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है, जिसकी वजह से 2 दुनिया आपस में कनेक्ट हो गई है। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी हम वहाँ पे अननोन को आते हुए देखते हैं और यहाँ पे छोटा अननोन मार्था को देख करके तुरंत ही हक करता है। यहाँ पे ईवा इस वाली मार्था को बताती है कि तुम्हें इस लूप को कंटिन्यू रखना होगा, इसीलिए तुम्हें जोनस को मारना पड़ेगा। अब यहाँ पे मार्था अपने ही बच्चे को कैसे मार सकती थी, इसीलिए वो तैयार हो जाती है जोनस को मारने के लिए। यहाँ पे ईवा मार्था के फेस पे एक दूसरा स्कार बनाती है, जिसके तुरंत बाद ये वाली मार्था आकर के जोनस को शूट कर देती है और यही सीन हमने पिछली वीडियो में देखा था। वहीं जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि दूसरे वर्जन वाली मार्था को एडम अपने पास बंदी बना लेता है और जब वो दोनों पावर प्लांट की एनर्जी को मार्था के ऊपर गिराता है, तब उसे ऐसा लगता है कि ये ओरिजिन को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए एडम अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत को स्वीकार करता है। पर इस वाली मार्था के खत्म होने के बाद वो नोटिस करता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ और अब ये देख करके एडम बुरी तरह हैरान रह जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ईवा क्वांटम सुपरपोजिशन वाली थियरी के बारे में जानती थी, इसीलिए वो अपने एक
वर्जन को हमेशा बचा के रखती थी और इसी की वजह से वो पूरी फैमिली ट्री को प्रिजर्व कर पा रही थी। वहीं अगले ही सीन में अब हम क्लॉडिया को देखते हैं जो कि एडम से आकर के मिलती है। अब यहाँ पे एडम क्लॉडिया को देख करके काफी परेशान था क्योंकि उसके हिसाब से तो क्लॉडिया को मरा हुआ होना चाहिए। और अब यहाँ पे क्लॉडिया एडम को बताती है कि ये एक लूप है जो हर बार रिपीट होता है। यहाँ पे क्लॉडिया एडम को बताती है कि अगर वो ऐसा सोचता है कि इन सभी का ओरिजिन मार्था के पेट में पल रहा बच्चा है तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब क्लॉडिया एडम को बताती है कि एडम और ईवा की वर्ल्ड असली है ही नहीं और इन दोनों की वर्ल्ड का जन्म एक तीसरे वर्ल्ड से हुआ है और सही मायने में इन सभी टाइम लूप का ओरिजिन उसी तीसरे वर्ल्ड में मौजूद है। दोस्तों यहाँ पे क्लॉडिया एकदम सही थी, क्योंकि यहाँ पे एडम और ईवा की वर्ल्ड तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि रियलिटी में एडम और ईवा की वर्ल्ड एक मिरर वर्ल्ड है जो कि एक तीसरे वर्ल्ड से जन्म ली है और उसी वर्ल्ड में नॉट क्रिएट हुई है। अब अगर आप लोगों ने सीरीज को एकदम ध्यान से देखा है तो ये दोनों मिरर वर्ल्ड है, इसकी जानकारी हमें समय समय पर मिलती रहती है। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सीजन 1 की शुरुआत में जब केव के पास हम उस पुराने सोफे को पड़ा हुआ देखते हैं तब वो लेफ्ट साइड में पड़ा होता है। वहीं जब तीसरे सीजन में ईवाज वर्ल्ड वाली मार्था जोनस को लेकर के अपनी दुनिया में आती है तब हम वही सोफा केव के राइट साइड में पड़ा हुआ देखते हैं। इतना ही नहीं, हम कई और चीजों को भी फ्लिप होते हुए नोटिस कर पाते हैं, जैसे कि जोनस के घर में बने हुए वो स्टेयर्स। वहीं पावर प्लांट की लोकेशन कभी लेफ्ट में तो कभी राइट में होती है। मार्था का स्कार कभी लेफ्ट में तो कभी राइट में, वहीं अननोन का स्कार भी कभी लेफ्ट में तो कभी राइट में। ये चेंज हमें तभी देखने को मिलता है जब मार्था या अननोन दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं। अब यहाँ पे एडम क्लॉडिया की ये सारी बातें सुनने के बाद एकदम कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एडम के हिसाब से क्लॉडिया को तो मरा हुआ होना चाहिए। वहीं एडम क्लॉडिया से सवाल करता है कि आखिर उसे इस ओरिजिन वर्ल्ड के बारे में कैसे पता है। यहाँ पे क्लॉडिया बताती है कि जब एडम और ईवा आपस में लड़ रहे थे तब वो इस नोट के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने में लगी हुई थी। यहाँ पर उसने कई सालों तक अलग अलग जगहों पे ट्रैवल किया, साथ ही वो एडम और ईवा दोनों की दुनिया में ट्रैवल की और उसे ये बात पता चल गई कि इन सभी चीजों का ओरिजिन किसी और वर्ल्ड में मौजूद है। अब यहाँ पे क्लॉडिया को इन सभी चीजों के बारे में इतना डिटेल में कैसे पता चला, इसके बारे में हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। जिसके बाद अब ये सीन यहीं पे कट होती है और हमें पहली बार ओरिजिन वर्ल्ड की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें हम पहली बार 1974 में एच.जी. टेनाहॉस को देखते हैं जो कि अपने बेटे, बहू और अपने ग्रैंड चाइल्ड को एक एक्सीडेंट के दौरान खो देते हैं। यहाँ पे एच.जी. टेनाहॉस इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो एक टाइम मशीन बनाने का तय करते हैं जिसके जरिए वो अपने बेटे, बहू और ग्रैंड चाइल्ड को वापस ला सके। टेनाहॉस अपने एक्सपेरिमेंट में कई सालों तक काम करते हैं और फाइनली 1986 में पहली बार वो मशीन को स्टार्ट करते हैं, पर मशीन में कुछ गड़बड़ी होने के कारण कुछ चीजें मैल फंक्शन करने लगती हैं, जिसकी वजह से दो मिरर वर्ल्ड क्रिएट होती है जिसे हम एडम्स वर्ल्ड और ईवाज वर्ल्ड बोल रहे थे। जिसके तुरंत बाद अब सीन कट होकर के फिर से क्लॉडिया की तरफ मुड़ती है जो कि एडम को बताती है कि अगर हमें इस ओरिजिन को डिस्ट्रॉय करना है तो हमें ओरिजिन वर्ल्ड में टेनाहॉस को वो टाइम मशीन बनाने से रोकना होगा और ऐसा तभी होगा जब उसके बेटे, बहू और ग्रैंड चाइल्ड की मौत नहीं होगी। यहाँ पे एडम अभी तक भी क्लॉडिया की बातों का विश्वास नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे एडम क्लॉडिया से सवाल करता है कि क्या ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। यहाँ पे क्लॉडिया का कहना होता है कि एडम ने कई बार इस लूप को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे ये चीज पहली बार हुई है कि क्लॉडिया एडम से आकर के मिली है। यहाँ पे अब क्लॉडिया एक बार उसका विश्वास करने के लिए बोलती है, लेकिन अब यहाँ पे एडम उससे पूछता है कि आखिर वो ओरिजिन वर्ल्ड में कैसे जा सकते हैं। यहाँ पे क्लॉडिया जो कि एक साइंटिस्ट थी वो एडम से बताती है कि पावर प्लांट के दोनों दुनिया के अपोक्लिप्स के दौरान कुछ फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए ये लूप ब्रेक होगी और उसी टाइम के दौरान हम ओरिजिन वर्ल्ड में जा सकते हैं। जैसा कि हमने क्वांटम सुपरपोजिशन वाली थियरी में देखा कि दो रियलिटीज एक साथ साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर सकती हैं और अब एडम को सब कुछ समझ में आ जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही अपोक्लिप्स वाली टाइम में आता है जहाँ पे वो मार्था को मारने के बजाय इस बार जोनस को अपने साथ ले जाने के लिए मना लेता है। यहाँ पे अब एडम जोनस को बताता है कि उसे इस टाइम लूप को ब्रेक करना होगा और इसके लिए उसे ईवाज वर्ल्ड वाली मार्था को अपने साथ ले जाना होगा, इससे पहले कि मैग्नेस और फ्रांसिस्का उसे अपने साथ ले जाएं। जिसके बाद अब जोनस टाइम ट्रेवल करके उसी टाइम में आता है जब मैग्नेस और फ्रांसिस्का ईवाज वर्ल्ड वाली मार्था को अपने साथ ले जाने के लिए कन्विंस कर रहे थे। यहाँ पे अब जोनस मौके का फायदा उठा करके टाइम स्पीयर को ऑन करता है और सीधे मार्था की तरफ दौड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही टाइम ट्रेवल करके एडम्स वर्ल्ड के 21 जून 1986 में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जोनस और मार्था एक दूसरे
को देख करके हैरान थे, क्योंकि यहाँ पे जोनस को लगता था कि मार्था मर चुकी है, वहीं मार्था को ऐसा लगता था कि जोनस मर चुका है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख करके काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन अब बातचीत के दौरान ईवाज वर्ल्ड वाली मार्था समझ जाती है कि ये कोई दूसरा जोनस है, और अब जोनस मार्था को बताता है कि आज ही के दिन ये दोनों वर्ल्ड्स क्रिएट हुई थी, इसीलिए अब उन्हें ओरिजिन वर्ल्ड में जा करके टेनाहॉस की फैमिली को मरने से बचाना होगा, जिसकी वजह से टेनाहॉस कभी टाइम मशीन नहीं बनाएंगे और हमारी ये दुनिया कभी बनेगी ही नहीं। जिसके बाद ये सीन कट होकर के एडम की तरफ आती है, जहाँ पे वो ईवा से आकर के मिलता है। अब यहाँ पे हम जान पाते हैं कि एडम जब इन दोनों वर्ल्ड्स को इस टाइम लूप से आजाद नहीं कर पाता है, इसीलिए वो हर बार यहाँ पर आकर के ईवा को मार डालता है, और यहाँ पे ईवा के मरने की ही वजह से ट्रैवलिंग मार्था ईवा में कन्वर्ट होती है, क्योंकि वो अपने ओल्ड वर्जन की डेड बॉडी को देख पाती है। लेकिन इस बार एडम ईवा को मारने के बजाय अपने गन से सारी गोलियां निकाल देता है। अब यहाँ पे एडम ईवा को बताता है कि फाइनली ये टाइम लूप अब ब्रेक होगा, जिसके साथ ही वो सारे लोग मरेंगे जो कि इस नॉट से जन्म लिए हैं। और अब ये बात सुनकर के ईवा काफी ज्यादा दुखी होती है, पर यहाँ पे एडम उसे ओरिजिन वर्ल्ड की पूरी कहानी बताता है, जिसे सुनने के बाद ईवा भी इसके लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होती है। अब अगले ही सीन में हम जोनस और मार्था को केव के अंदर बैठा हुआ देखते हैं, और ये दोनों इंतजार करते हैं कि टेनाहॉस ओरिजिन वर्ल्ड में उस मशीन को स्टार्ट करे, क्योंकि मशीन के स्टार्ट होते ही केव के अंदर एक रास्ता खुलेगा जो कि इन्हें ओरिजिन वर्ल्ड में ले जाएगा। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम ओरिजिन वर्ल्ड के 1986 में टेनाहॉस को मशीन स्टार्ट करते हुए देखते हैं, और जैसे ही मशीन स्टार्ट होती है केव के अंदर से सफेद रोशनी आनी शुरू होती है, और जब जोनस और मार्था उस सफेद रोशनी के अंदर प्रवेश करते हैं तब वो किसी स्पेस जैसी जगह पे आ जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब यहाँ पे आने के बाद ये लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के चाइल्ड वर्जन को भी देख पाते हैं। यहाँ पे जोनस छोटी मार्था को देख पाता है, जो कि अपने अलमारी के थ्रू उसे देख पा रही थी, लेकिन तभी कैथरीना वहाँ आती है, पर वो जोनस को नहीं देख पाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्था छोटे जोनस को देख पाती है, जो कि अपने कमरे के दरवाजे के थ्रू इसे देख पा रहा था, लेकिन यहाँ पे जोनस के पिता उसे नहीं देख पाते हैं। और अब थोड़ी ही देर बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल पाते हैं, जिसके तुरंत बाद ये दोनों ओरिजिन वर्ल्ड के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जोनस और मार्था टाइम ट्रेवल करके 8 नवंबर 1971 में आ जाते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम टेनाहॉस को देखते हैं, जो कि अपने बेटे मैरेक और अपनी बहू सोंजा से लड़ रहा था, और अब इसकी वजह से मैरेक अपने पिता से नाराज हो जाता है, इसीलिए वो अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर के घर छोड़ देता है। अब ये सभी लोग कार से आगे जा रहे होते हैं, और आज के दिन तेज बारिश हो रही थी। अब ये लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक उनके सामने दो लोग आ जाते हैं, और इन लोगों को तेजी से ब्रेक मार करके अपनी कार रोकनी पड़ती है। और अब हम देख पाते हैं कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि जोनस और मार्था थे। और अब मैरेक तुरंत ही बाहर आकर के जोनस और मार्था से बातें करता है। यहाँ पे जोनस मैरेक को बताता है कि आगे ब्रिज बंद है, इसीलिए वो अपने घर वापस लौट जाए। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यही वो ब्रिज है जहाँ पे इनका एक्सीडेंट होता है और ये सारे लोग मारे जाते हैं। तभी यहाँ पे मार्था मैरेक को बोलती है कि तुम्हारे पिता तुम सभी लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो अपने घर वापस लौट जाए। जिसके बाद अब जोनस मैरेक से बोलता है, बट वी नो इज इट ड्रॉप बट वी डोंट नो इज एन ओशन। और अब जोनस की ये बातें सुनने के बाद मैरेक अपने घर वापस जाने का डिसीजन लेता है, जिसके बाद ये लोग वापस अपने घर चले आते हैं। और वापस आने के बाद मैरेक अपने पिता टेनाहॉस से गले मिलता है, और वो अपने पिता से बताता है कि आज उसने अपनी आंखों से एंजल्स को देखा है। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टेनाहॉस की फैमिली अब यहाँ पे बच गई थी, जिसकी वजह से टेनाहॉस अब कभी टाइम मशीन नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से एडम और ईवा की दुनिया अब कभी नहीं बनेगी। अब अगले ही सीन में हम जोनस और मार्था को डस्ट में बदलते हुए देखते हैं, जिसके बाद अब जोनस और मार्था आखिरी बार एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे को आखिरी अलविदा कहते हैं। यहाँ पे जोनस मार्था से बोलता है, यू एंड आई आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, नेवर बिलीव एनीथिंग एल्स। और इनके डस्ट में कन्वर्ट होने के साथ साथ हम एडम, ईवा और इन दोनों मिरर वर्ल्ड में जो भी लोग इनकी नॉट से जन्म लिए हैं, उन सभी लोगों को हम डस्ट में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं। और ये सीन देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि फाइनली ये दोनों मिरर वर्ल्ड सब खत्म हुई। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम पहली बार ओरिजिन वर्ल्ड में कुछ महीनों बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ पे रजीना ने अपने घर पे एक पार्टी दी थी, और इस पार्टी में हम रजीना के साथ साथ हैना, पीटर, वाइलर और बेनी को देख पाते हैं। अब जैसा कि हम रजीना को देख पाते हैं, मिरर वर्ल्ड में ये कैंसर से मर रही थी, पर शायद ओरिजिन वर्ल्ड में ये बिल्कुल ठीक होती है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हैना वाइलर के साथ रिलेशनशिप में होती है,
वहीं पीटर बेंजामिन वाइलर के साथ होता है। वहीं दूसरी तरफ कैथरीना यहाँ पे सिंगल होती है। वहीं अगले सीन में हम दीवार पे टंगी हुई एक फोटो देख पाते हैं जिसमें बर्न डॉपलर और क्लॉडिया की फोटो होती है जो कि रजीना के पेरेंट्स हैं। और ये सीन देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि रजीना के पिता कोई और नहीं बल्कि बर्न डॉपलर थे। तभी यहाँ पे हैना बातचीत के दौरान सभी को बताती है कि उसने एक नाइटमेयर देखी जिसमें लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, बर्ड्स मर रही थी और एपोक्लिप्स आई थी। और तभी अचानक यहाँ पे लाइट चली जाती है और तभी हैना की नजर वहाँ पे एक येलो जैकेट पे पड़ती है जिसे देख करके उसे डेजावू फील होता है। और तभी हैना सभी लोगों से बोलती है कि वो अपने बेटे का नाम जोनस रखेगी। और ये सीन देख करके हम साफ समझ पाते हैं कि दोनों मिरर वर्ल्ड्स ने शायद अपना इफेक्ट ओरिजिन वर्ल्ड पे छोड़ा होगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सीरीज की इंपॉर्टेंट थियरीज और इसकी फैमिली ट्री के बारे में, जहाँ पे अब डार्क की पूरी सीरीज की टाइमलाइन देखने के बाद अगर आप इसकी ओरिजिनल टाइमलाइन को फॉलो करेंगे तो ये सीरीज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस सीरीज को लीनियर वे में देखेंगे तो ये सीरीज काफी ज्यादा सिंपल है, जहाँ पे इस कहानी की शुरुआत ओरिजिन वर्ल्ड के 1971 में होती है, जहाँ पे टेनाहॉस की फैमिली मारी जाती है और उसे वापस लाने के लिए टेनाहॉस एक टाइम मशीन बनाते हैं, पर उसमें मेलफंक्शन होने की वजह से दो मिरर वर्ल्ड बन जाती है, जिसमें एक एडम वहीं दूसरी ईवा की दुनिया होती है। और इन दोनों दुनिया के जोनस और मार्था एक दूसरे से मिल करके फिजिकली इंटीमेट होते हैं, जिसकी वजह से अननोन का जन्म होता है, जिसकी वजह से हम जान पाते हैं कि वो अननोन ही था जिसने दोनों दुनिया में एग्नेस से शादी की, जिसकी वजह से दोनों ही दुनिया में ट्रॉन्टे का जन्म हुआ, जिसकी वजह से दोनों ही दुनिया में एक ही जैसी फैमिलीज बनी। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्लॉडिया के बारे में कि आखिर उसे ओरिजिन वर्ल्ड के बारे में इतना डिटेल में क्यों पता था और कैसे वो ओरिजिन वर्ल्ड के बारे में पता लगा पाई। तो दोस्तों अगर आपको पता होगा तो वो क्लॉडिया ही थी जो कि दोनों वर्ल्ड में लगातार ट्रेवल कर रही थी और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। इस बात का पता हम उस सीन से लगा सकते हैं जहाँ पे नोवा स्ट्रेंजर जोनस से बोलता है कि उसे क्लॉडिया पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि क्लॉडिया खुद ही बिना बताए कहीं पे गायब हो जाती थी। यहाँ पे हम जान पाते हैं कि क्लॉडिया दोनों वर्ल्ड में लगातार ट्रेवल करती थी और हर बार ट्रेवल के दौरान वो नई चीजों को डिस्कवर कर पाती है। और फाइनली जब वो दोनों वर्ल्ड में ट्रेवल करती है तब वो एक चीज नोटिस करती है कि उसकी बेटी रेजिना दोनों ही वर्ल्ड में बार बार मारी जा रही थी। अब जैसा कि हमने सीरीज के एंड में देखा कि रेजिना के माता पिता कोई और नहीं बल्कि बर्न और क्लॉडिया थे, लेकिन पूरी सीरीज के दौरान एडम और ईवा के वर्ल्ड में हमें कभी ये नहीं दिखाया जाता है कि आखिर रेजिना के फादर कौन है। और अब ये देखने के बाद क्लॉडिया समझ चुकी थी कि रेजिना का जन्म इस नोट के साथ नहीं हुआ है, इसीलिए वो ओरिजिन वर्ल्ड में सरवाइव करेगी, जैसा कि हम सीरीज के एंड में देख पाए। और क्लॉडिया भी ओरिजिन वर्ल्ड को ढूंढ पाती है। वहीं दूसरी तरफ सीरीज के एंड में हम जब क्लॉडिया और बर्न की फोटो ओरिजिन वर्ल्ड में देखते हैं तब हम एक बात समझ पाते हैं, जहाँ पे 2053 में बर्न डॉपलर क्लॉडिया को बोलते हैं सी इज वेरी स्मार्ट एंड प्रिटी, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था। पर जब हम ओरिजिन वर्ल्ड में ये जान पाते हैं कि क्लॉडिया के हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि बर्न डॉपलर हैं, जहाँ पे हम समझ पाते हैं कि मिरर वर्ल्ड हमेशा ओरिजिन वर्ल्ड से इफेक्ट होकर के बनते हैं, जहाँ पे ओरिजिन वर्ल्ड के कुछ इफेक्ट का असर मिरर वर्ल्ड पे पड़ता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी फैमिली ट्री के बारे में, जहाँ पे आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि ये लूप के एंड होने के बाद कौन लोग हैं जो कि ओरिजिन वर्ल्ड में सरवाइव करेंगे। तो जैसा कि हम स्क्रीन पे इस फैमिली ट्री को देख पा रहे हैं, जोनस और मार्था ने अननोन को जन्म दिया और अननोन ने ही दोनों ही वर्ल्ड में एग्नेस से शादी की, जिससे ट्रॉन्टे का जन्म हुआ। पर नॉट के डिस्ट्रॉय होने के बाद ट्रॉन्टे का कभी जन्म ही नहीं होगा, इसीलिए पूरी नीलसन्स फैमिली ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे कैथरीना एग्जिस्ट करेगी क्योंकि वो दूसरी फैमिली से शादी होकर के यहाँ पे आई थी। यही सेम चीज जोनस के भी साथ में होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जोनस के पिता कोई और नहीं बल्कि माइकल थे, जो कि अल्ड्रिक का सबसे छोटा बेटा था। लेकिन यहाँ पे अल्ड्रिक की पूरी फैमिली ही अब एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मिकेल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से जोनस का भी जन्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी हैना एग्जिस्ट करेगी क्योंकि वो दूसरी फैमिली से आई थी। दोस्तों अब बात करते हैं बोरिस नीलवर्ल्ड की कि आखिर वो ओरिजिन वर्ल्ड में सरवाइव करेगा या नहीं। यहाँ पे बोरिस नीलवर्ल्ड ओरिजिन वर्ल्ड में सरवाइव करेगा क्योंकि उसका नॉट से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसकी मुलाकात रेजिना से कभी नहीं होगी क्योंकि रेजिना से वो तभी मिल पाता है जब अल्ड्रिक उसे परेशान करता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी नीलसन्स फैमिली एग्जिस्ट नहीं करती है, तब वो रेजिना से नहीं मिल पाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं एच.जी. टेनाहॉस की, तो वो भी ओरिजिन वर्ल्ड में सरवाइव करेंगे क्योंकि इन्हीं की बनाई हुई टाइम मशीन की वजह से ये दोनों वर्ल्ड क्रिएट हुई थी। जहाँ पे हम ये भी बात जानते हैं कि टेनाहॉस की फैमिली 80
19 के ही टाइम से टाइम ट्रेवल पे विश्वास करती थी, जो कि कहानी हमने मिरर वर्ल्ड में देख रखी है। और जब टेनहाउस की फैमिली मैरेक और सोंजा उस कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं तब वो टाइम मशीन बनाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जोनस और मार्था टाइम ट्रेवल करके वहां पे आते हैं और उन्हें कार एक्सीडेंट से बचा लेते हैं, जिसकी वजह से ये लूप एंड हुआ। वहीं आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, तो अगर आप मैरेक और सोंजा के नाम की स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ेंगे तो अगर हम सोंजा के नाम के अल्फाबेट को बदलते हैं तो जोनस नाम आता है। वहीं मैरेक टेनहाउस के नाम को बदल करके मार्था नाम बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी डार्क सीरीज की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे पर्सनली ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इस तरीके का टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आज तक मैंने किसी भी सीरीज या मूवी में नहीं देखा। इसीलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस सीरीज को जरूर ट्राई करें। लेकिन यहाँ पे अभी तक ये सीरीज हिंदी में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन आप अगर इसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं इस सीरीज में अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप उसके बारे में मुझसे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।